हेलो साथियों, जय हिंद। मैं आप सभी का भारतपुर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग स्टैटिक जीके का वीडियो नंबर 28 शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं कि वीडियो नंबर 28 में किस प्रकार के प्रश्न दिए गए हैं। आइए दोस्तों, देखते हैं। दोस्तों, प्रश्न नंबर पहला दिया गया है कि संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी। सभी लोग आप इसका आंसर करेंगे कि संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी। सभी लोग आंसर करेंगे इसका कि इसका सही आंसर क्या होगा। पहला दिया गया है भारत, बी दिया गया श्रीलंका, सी दिया गया इजराइल और डी दिया गया है पाकिस्तान। दोस्तों, हम लोग बात करेंगे कि संसार की पहली महिला प्रधानमंत्री। तो संसार की पहली महिला प्रधानमंत्री सेरिमाओ भंडार नायके थी। कौन थी? भंडार नायके, सेरिमाओ भंडार नायके थी। यह श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। एवं संसार की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। दोस्तों, ये श्रीलंका की 3 बार प्रधानमंत्री बनी। कितनी बार? 3 बार। तो श्रीलंका की 3 बार प्रधानमंत्री बनी। दोस्तों, कितनी बार प्रधानमंत्री बनी? तो ए 3 बार प्रधानमंत्री बनी। कितनी बार? 3 बार प्रधानमंत्री बनी। पहली बार आपका हो जाता है, सन 1960 से 1965 तक। सन 1960 से 1965 तक। फिर उसके बाद दूसरी बार आपका हो जाता है दोस्तों, सन 1970 से 1900। दोस्तों, दूसरी बार आपका हो जाता है कि सन 1970 से 1975 तक। कब तक? 1970 से 1975 तक। दोस्तों, तीसरी बार आपका हो जाता है, तीसरी बार की हम लोग बात करेंगे तो तीसरी बार आपका हो जाता है सन 1997 से 2000 तक। सन 1997 से 2000 तक। तो संसार की पहली महिला प्रधानमंत्री सेरिमाओ भंडार नायके थी। यह श्रीलंका देश की थी। कहाँ की थी? श्रीलंका देश की थी। यह श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री एवं संसार की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। यह श्रीलंका की 3 बार प्रधानमंत्री बनी। पहली बार सन 1960 से 1965 तक, दूसरी बार 1970 से 1975 तक, तीसरी बार जो हो जाता है 1997 से 2000 तक। कितनी तक? 1997 से 2000 तक। दोस्तों, हम लोग बात करेंगे कि प्रश्न दिया गया है कि संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी। तो संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीलंका देश की थी। कहाँ की? श्रीलंका देश की थी। तो श्रीलंका देश का आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब कि जो सेरिमाओ भंडार नायके थी, ये श्रीलंका की पहली महिला प्रधानमंत्री एवं संसार की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। यह मतलब श्रीलंका की 3 बार प्रधानमंत्री चुनी गई
पहली बार आपका हो जाता है 1960 से 1965, दूसरी बार आपका हो जाता है 1970 से 1975, तीसरी बार आपका हो जाता है 1997 से 2000 तक। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। आप लोग इस प्रश्न का आंसर करेंगे, इस प्रश्न का आंसर आप लोग करेंगे कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। दोस्तों सभी लोग आंसर करेंगे कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। सभी लोग आंसर करेंगे कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो हो जाता है आपका श्रीमती इंदिरा गांधी। कौन हो जाता है श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी, तो इंदिरा गांधी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। मतलब कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, जबकि संसार की पहली महिला प्रधानमंत्री श्री माओ भंडार नायके थी। तो प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 2 का आंसर करेंगे आप लोग। प्रश्न नंबर 2 का आंसर करेंगे आप लोग। दिया गया है कि सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। सभी लोग प्रश्न नंबर 2 के आंसर करेंगे कि सरसों के बीज का सबसे अधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है। पहला दिया गया महाराष्ट्र, दूसरा दिया गया राजस्थान, तीसरा दिया गया उत्तर प्रदेश और चौथा दिया गया आपका गुजरात राज्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आप लोग बताएंगे कि प्रश्न नंबर 2 का सही आंसर क्या होगा। सरसों के बीज की हम लोग बात करेंगे तो सरसों के बीज का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य आपको हो जाता है राजस्थान। कौन हो जाता है, राजस्थान। तो सरसों के बीज का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन हो जाता है, तो सरसों के बीज का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य आपका हो जाता है राजस्थान। कौन हो जाता है, राजस्थान। दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि दूसरे नंबर पर कौन है, तो दूसरे नंबर पर आपका हो जाता है, दोस्तों दूसरे नंबर पर कौन हो जाता है, तो दूसरे नंबर पर आपका हो जाता है मध्य प्रदेश। कौन हो जाता है, मध्य प्रदेश। यदि पूछेगा कि सरसों के बीज का मतलब कि दूसरे नंबर पर उत्पादन करने वाला राज्य कौन हो जाता है, तो दूसरे नंबर पर आपका होता है मध्य प्रदेश। कौन प्रदेश हो जाता है, मध्य प्रदेश। तो दूसरे नंबर पर आपको होता है मध्य प्रदेश, जबकि पहले नंबर पर आपका हो जाता है राजस्थान। कौन हो जाता है, राजस्थान। दोस्तों यदि हम लोग तीसरे नंबर की बात करेंगे तो तीसरे नंबर पर आपका हो जाता है, दोस्तों तीसरे नंबर पर आपका हो जाता है, तीसरे नंबर की बात करेंगे तीसरे नंबर पर आपका होता है हरियाणा। कौन सा राज्य हो जाता है, हरियाणा। तो तीसरे नंबर पर आपका होता है हरियाणा, जबकि दूसरे नंबर पर आपका हो जाता है मध्य प्रदेश और पहले नंबर पर आपका हो जाता है राजस्थान। दोस्तों राजस्थान आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि राजस्थान किस ऑप्शन में दिया गया है। पहला दिया गया है महाराष्ट्र, बी दिया गया है राजस्थान। तो राजस्थान आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। सरसों के बीज का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य राजस्थान हो जाता है, जबकि दूसरे नंबर पर आपका मध्य प्रदेश हो जाता है और तीसरे नंबर पर आपका हरियाणा राज्य हो जाता है। चलिए दोस्तों यदि हम लोग बात करेंगे कि सरसों जो सरसों होता है यह मतलब कि सरसों किस क्रांति से संबंधित है। आप लोग इस प्रश्न का आंसर करेंगे कि
सरसों किस क्रांति से संबंधित है? सरसों का संबंध किस क्रांति से है? आप लोग इस प्रश्न का आंसर करेंगे कि सरसों का संबंध किस क्रांति से है? किस क्रांति से है? दोस्तों सभी लोग आंसर करेंगे कि सरसों का संबंध किस क्रांति से है। हम लोग बात करेंगे कि सरसों का संबंध किस क्रांति से है, तो आपको होता है पीली क्रांति। कौन सी क्रांति? पीली क्रांति। तो पीली क्रांति अब क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सरसों का संबंध आपका पीली क्रांति से हो जाता है। दोस्तों यदि प्रश्न यह पूछे कि सरसों का संबंध किस क्रांति से हो जाता है, तो सरसों का संबंध पीली क्रांति से हो जाता है। जबकि सरसों का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य आपको हो जाता है राजस्थान। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 3 का आंसर करेंगे आप लोग। प्रश्न नंबर 3 का सभी लोग आंसर करेंगे कि प्रश्न नंबर 3 का आंसर क्या होगा। दिया गया है कि कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है। प्रश्न नंबर 3 का आंसर करेंगे कि कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है। दोस्तों हम लोग पहला का बात करेंगे, कोयले की यदि बात करेंगे हम लोग, तो कोयला हो जाता है आपका पहले नंबर पर, आपका हो जाता है झारखंड। कौन हो जाता है? झारखंड। मतलब कि कोयले का सबसे बड़ा भंडार आपको हो जाता है झारखंड में। पहला हो जाता है आपका झारखंड। दोस्तों पहला कौन हो जाता है? झारखंड। दूसरे नंबर पर बात करेंगे हम लोग, तो दूसरे नंबर पर आपको हो जाता है उड़ीसा। कौन सा राज्य हो जाता है? दूसरे नंबर पर आपको हो जाता है उड़ीसा। कौन सा राज्य हो जाता है? उड़ीसा राज्य हो जाता है। तीसरे नंबर की बात करेंगे हम लोग, तो तीसरे नंबर पर आपको हो जाता है छत्तीसगढ़। कौन हो जाता है? छत्तीसगढ़। दोस्तों यदि हम लोग चौथे नंबर की बात करेंगे, तो चौथे नंबर पर आपको हो जाता है, दोस्तों चौथे नंबर की बात करेंगे हम लोग, तो चौथे नंबर पर आपको हो जाता है पश्चिम बंगाल। कौन हो जाता है? हो जाता है पश्चिम बंगाल। और फिर उसके बाद हम लोग पांचवें नंबर की बात करेंगे, तो पांचवें नंबर पर आपको हो जाता है मध्य प्रदेश। कौन हो जाता है? मध्य प्रदेश। तो दोस्तों प्रश्न पूछा है कि कोयले का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है, तो कोयले का सबसे बड़ा भंडार झारखंड राज्य में है। दोस्तों दूसरे नंबर पर आपका हो जाता है उड़ीसा। तीसरे नंबर पर आपको हो जाता है छत्तीसगढ़। जबकि चौथे नंबर पर आपका हो जाता है पश्चिम बंगाल। और पांचवें नंबर पर आपका हो जाता है मध्य प्रदेश। यदि पहले की बात करेगा तो पहला झारखंड, दूसरा उड़ीसा, तीसरा छत्तीसगढ़, चौथा पश्चिम बंगाल और पांचवा आपका हो जाता है मध्य प्रदेश। मतलब कि कोयले का सबसे बड़ा भंडार आपका हो जाता है झारखंड राज्य में, दूसरे नंबर पर उड़ीसा राज्य में, तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ राज्य में और चौथे नंबर पर पश्चिम बंगाल राज्य में और पांचवें नंबर पर मध्य प्रदेश राज्य में हो जाता है। दोस्तों चलिए हम लोग देखते हैं कि झारखंड किस ऑप्शन में दिया गया है। तो झारखंड की हम लोग बात करेंगे, तो झारखंड किस ऑप्शन में दिया गया है। दोस्तों पहला दिया गया है बिहार और बी दिया गया है झारखंड। तो झारखंड आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कोयले का सबसे बड़ा भंडार, तो कोयले का सबसे बड़ा भंडार झारखंड राज्य में हो जाता है। दोस्तों चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 4 दिया गया है। प्रश्न नंबर 4 दिया गया है कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है। प्रश्न नंबर 4 के आंसर करेंगे आप लोग कि जो श्वेत प्रकाश होता है, श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिलकर बना होता है। प्रश्न का मतलब यह है कि जो श्वेत प्रकाश होता है वो कितने रंगों का मिलकर बना होता है। दोस्तों सभी लोग आंसर करेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों जो श्वेत प्रकाश होता है यह 7 रंगों से मिलकर बना होता है। कितने रंगों से? 7 रंगों से श्वेत प्रकाश मिलकर बना होता है।
सात रंग कौन कौन हो जाता है आप लोगों का? यदि सात रंगों की बात करेंगे हम लोग तो पहला हो जाता है बैगनी। कौन हो जाता है? बैगनी। पहला आपका हो जाता है बैगनी। फिर उसके बाद आपका हो जाता है नीला। कौन हो जाता है? नीला। तीसरे की बात करेंगे हम लोग तो पहला आपका हो गया बैगनी, दूसरा आपका हो गया नीला, तीसरा आपका हो गया आसमानी। कौन हो गया? आसमानी। आसमानी। और चौथे की बात करेंगे हम लोग तो चौथा आपका हो गया हरा। कौन सा कलर हो गया? हरा हो गया। पांचवे की बात करेंगे हम लोग तो पांचवा आपका हो जाता है पीला। कौन हो जाता है? पीला। तो पांचवा रंग आपका हो गया पीला। और छठवें प्रश्न की मतलब कि छठवें कलर की बात करेंगे हम लोग तो छठवां आपका हो जाता है नारंगी। कौन हो जाता है? नारंगी। और सातवें की बात करेंगे हम लोग तो सातवां आपका हो जाता है लाल। कौन सा रंग हो जाता है? लाल। तो दोस्तों जो श्वेत प्रकाश होता है, श्वेत प्रकाश सात रंगों का मिश्रण होता है। पहला आपका हो गया बैगनी, दूसरा आपका हो गया, पहला हो गया आपका बैगनी, दूसरा आपका हो गया नीला, तीसरा आपका हो गया आसमानी, चौथा आपका हो गया हरा, पांचवा आपका हो गया पीला, छठा आपका हो गया नारंगी और सातवां आपका हो गया लाल। कौन सा हो गया? लाल। दोस्तों प्रश्न पूछा कि श्वेत प्रकाश कितने रंगों का मिश्रण होता है? तो श्वेत प्रकाश सात रंगों का मिश्रण होता है। कितने रंगों का? सात रंगों का मिश्रण होता है। चलिए देखते हैं कि सात किस ऑप्शन में दिया गया है। दोस्तों पहला दिया गया है 4, फिर बी दिया गया है 5, सी दिया गया है 6 और डी दिया गया है 7। तो 7 का आपका हो जाएगा राइट हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। जो श्वेत प्रकाश होता है, श्वेत प्रकाश सात रंगों का मिश्रण होता है। दोस्तों चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 5 दिया गया है। प्रश्न नंबर 5 का आंसर करेंगे आप लोग कि आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? सभी लोग आंसर करेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। जो आषाढ़ का एक दिन है यह किसकी रचना है? पहला दिया गया निर्मला वर्मा, बी दिया गया नरेश मेहता, सी दिया गया शंकर शेष और डी दिया गया है मोहन राकेश। दोस्तों आप लोग आंसर करेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों जो आषाढ़ का एक दिन है यह मोहन राकेश जी का रचना है। किसकी रचना है? मोहन राकेश जी का रचना है। तो दोस्तों आपका डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। यदि मोहन राकेश की और रचनाओं की बात करेंगे हम लोग, मोहन राकेश की और रचनाओं की बात करेंगे हम लोग तो और इनकी रचना हो जाता है आपका कौन होता है? आपका और इनकी रचना हो जाता है लहरों के राजहंस। कौन हो जाता है? लहरों के राजहंस। लहरों के राजहंस। फिर उसके बाद आपका हो जाता है आधा अधूरा। कौन हो जाता है? आधा अधूरा। तो आधा अधूरा किसकी रचना है? आधा अधूरा मोहन राकेश जी की रचना है। फिर उसके बाद आपका हो जाता है आधा अधूरा और लहरों के राजहंस किसकी रचना है? तो यह मोहन राकेश जी की रचना है। और जबकि आषाढ़ का एक दिन किसकी रचना है? तो आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश जी की रचना ही है। दोस्तों लहरों के राजहंस, आधा अधूरा और आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश जी की रचना है। दोस्तों यदि हम लोग शंकर शेष जी की बात करेंगे, दोस्तों हम लोग शंकर शेष जी की बात करेंगे तो इनकी नाटक की बात करेंगे हम लोग। शंकर शेष जी की बात मतलब कि नाटक की बात करेंगे तो इनकी नाटक हम लोग नाटक की बात करेंगे तो इनकी नाटक कौन कौन हो जाता है आप लोग बताएंगे।
कि शंकर शेख जी की कुछ नाटक के नाम बताएंगे आप लोग। पहला आपको आता है फंदी, कौन हो जाता है? फंदी हो जाता है दोस्तों, कौन हो जाता है? फंदी। फिर उसके बाद आपको होता है रक्त बीज, कौन होता है? रक्त बीज। तो फंदी और रक्त बीज शंकर शेष जी की रचना हो जाती है। किसकी रचना हो जाती है? शंकर शेष जी की रचना हो जाती है। बात करेंगे बंधन, बंधन, बंधन और फिर अपने अपने चेहरे, बंधन और अपने अपने चेहरे, अपने अपने चेहरे। तो बंधन और अपने अपने चेहरे किसकी रचना हो जाती है? तो बंधन और अपने अपने चेहरे शंकर शेष जी की रचना हो जाती है। दोस्तों जो आपका लहरों के राजहंस और आधा अधूरा और आषाढ़ का एक दिन, यह रचना है किसकी रचना है? मोहन राकेश जी की रचना है। जबकि शंकर शेष जी की नाटक फंदी, रक्त बीज, बंधन, अपने अपने चेहरे, यह शंकर शेष जी की नाटक हो जाती है। दोस्तों प्रश्न नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 6 दिया गया है, प्रश्न नंबर 6 दिया गया है कि लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम स्थित है। दोस्तों प्रश्न नंबर 6 का आंसर करेंगे आप लोग कि लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहां पर स्थित है। पहला दिया गया है नई दिल्ली में, बी दिया गया हैदराबाद में, सी दिया गया इलाहाबाद में, डी दिया गया है कानपुर में। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर करेंगे कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। दोस्तों यदि हम लोग नई दिल्ली की बात करेंगे तो नई दिल्ली में आपको मिलता है अरुण जेटली स्टेडियम, अरुण जेटली स्टेडियम, अरुण जेटली स्टेडियम। तो नई दिल्ली में कौन सा स्टेडियम है? तो नई दिल्ली में अरुण जेटली स्टेडियम है। दोस्तों सी दिया गया है इलाहाबाद में और डी दिया गया कानपुर में। कानपुर की बात करेंगे हम लोग तो आपको होता है ग्रीन पार्क, कौन पार्क हो जाता है? ग्रीन पार्क। तो ग्रीन पार्क स्टेडियम कहां है? तो ग्रीन पार्क स्टेडियम आपका कानपुर में, कहां पर है? कानपुर में ग्रीन पार्क स्टेडियम स्थित है। जबकि अरुण जेटली स्टेडियम नई दिल्ली में स्थित है। दोस्तों प्रश्न पूछा कि लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहां पर स्थित है? तो लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम आपको है हैदराबाद में स्थित है। कहां पर स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। तो हैदराबाद आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। दोस्तों हम लोग बात करेंगे हैदराबाद के बारे में। तो दोस्तों पहले इसका नाम था फुटबॉल और क्रिकेट का फतेह मैदान। क्या नाम था? पहले दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम का नाम था फुटबॉल और फुटबॉल, फुटबॉल और फुटबॉल और क्रिकेट, फुटबॉल और क्रिकेट का फतेह मैदान, फतेह मैदान। तो फुटबॉल और क्रिकेट का फतेह मैदान पहले लाल बहादुर शास्त्री का पहले नाम क्या था? तो लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम का पहला नाम था फुटबॉल और क्रिकेट का फतेह मैदान। दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि इसका लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम नाम कब रखा गया। तो इसका लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम सन 1967 में रखा गया। कब रखा गया? सन 1967 में रखा गया था। दोस्तों पहले इसका नाम था फुटबॉल और क्रिकेट का फतेह मैदान। सन 1967 में नाम परिवर्तित करके लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम रखा गया। और लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम किस राज्य में है? तो लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम हैदराबाद राज्य में स्थित है। दोस्तों यदि हम लोग अरुण जेटली स्टेडियम की बात करेंगे
तो अरुण जेटली स्टेडियम का पहला नाम था फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। कौन सा था? फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। दोस्तों अरुण जेटली का मतलब कि अरुण जेटली स्टेडियम का पहला नाम क्या था? तो अरुण जेटली स्टेडियम का पहला नाम था फिरोज शाह कोटला स्टेडियम। इसका नाम परिवर्तित करके अरुण जेटली स्टेडियम रखा गया और यह नई दिल्ली में स्थित है। अब जबकि लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम का पहला नाम था फुटबॉल और क्रिकेट का फतेह मैदान। सन 1967 में इसका नाम परिवर्तित करके लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम रखा गया और यह किस राज्य में है? तो यह हैदराबाद राज्य में स्थित है। दोस्तों यदि हम कानपुर की बात करेगा तो कानपुर में ग्रीन पार्क स्टेडियम स्थित है और जबकि हैदराबाद में लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम स्थित है, जबकि नई दिल्ली में अरुण जेटली स्टेडियम स्थित है। दोस्तों चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 7 दिया गया है, आप लोग आंसर करेंगे कि प्रश्न नंबर 7 का सही आंसर क्या होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार में भारत का स्थान है। दोस्तों आप लोग इसका आंसर करेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। यदि हम लोग क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से बात करेंगे तो पहले स्थान पर आपका होता है रूस। कौन हो जाता है? रूस। दूसरे स्थान पर आपका हो जाता है कनाडा। कौन सा राज्य हो जाता है? कनाडा। तीसरे की बात करेंगे तो तीसरा आपका कौन होता है बताएंगे आप लोग कि तीसरा इसका मतलब कि क्षेत्रफल में तीसरे स्थान पर कौन सा देश है? तो तीसरे पर आपको होता है चीन। कौन होता है? चीन। तो पहला का मतलब कि पहले की बात करेंगे पहला रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा आपको होता है चीन। दोस्तों प्रश्न पूछा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार में भारत का स्थान है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार का भारत में स्थान दोस्तों क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार में भारत का स्थान कौन सा हो जाता है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से संसार में भारत का स्थान अब हो जाता है 7वां। कौन सा स्थान हो जाता है? 7वां। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का स्थान 7वां है, जबकि पहले स्थान पर आपका होता है रूस, दूसरे स्थान पर आपका होता है कनाडा, तीसरे स्थान पर आपका होता है चीन। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 8 का आंसर करेंगे आप लोग कि प्रश्न नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा। दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। दोस्तों प्रश्न नंबर 8 का आंसर करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। ए दिया गया तेल शोधनशाला, तो ए मतलब कि जो तेल शोधनशाला है क्या मथुरा में स्थित है। बी दिया गया एल्युमिनियम उत्पादन लखनऊ, उर्वरक संयंत्र आपका भदोही, कालीन उद्योग का संबंध आपका सोनभद्र में हो जाता है। तो दोस्तों बताएंगे आप लोग कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। आप लोग इसका आंसर करेंगे दोस्तों जो तेल शोधनशाला है, तेल शोधनशाला आपका हो जाता है दोस्तों, जो तेल शोधनशाला आपको होता है मथुरा में, तो यह बिल्कुल सही दिया गया है। तेल शोधनशाला आपका कहां पर स्थित है? तो तेल शोधनशाला आपका हो जाता है मथुरा में। दे दिया गया एल्युमिनियम उत्पादन, दोस्तों एल्युमिनियम उत्पादन का संबंध आपका होता है लखनऊ से। कहां हो जाता है? लखनऊ से। तो यह भी बिल्कुल सही है दोस्तों। फिर उसके बाद दिया गया उर्वरक संयंत्र, क्या उर्वरक संयंत्र भदोही में स्थित है। दोस्तों जो ए दिया गया है ए बिल्कुल गलत दिया गया है। जो उर्वरक संयंत्र है, उर्वरक संयंत्र आपका भदोही में नहीं है। यदि हम लोग उर्वरक संयंत्र की बात करेंगे तो इसका संबंध हो जाता है आपका, इसका संबंध आपका हो जाता है गोरखपुर। कहां पर हो जाता है? गोरखपुर। दोस्तों गोरखपुर
फिर उसके बाद आपका हो जाता है इलाहाबाद, कहाँ हो जाता है इलाहाबाद, गोरखपुर और इलाहाबाद। फिर उसके बाद आपका हो जाता है कानपुर, कहाँ हो जाता है कानपुर। दोस्तों कहां पर हो जाता है कानपुर। तो दोस्तों जो उर्वरक संयंत्र है, उर्वरक संयंत्र गोरखपुर, इलाहाबाद और कानपुर में, न कि भदोही में। दोस्तों प्रश्न पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा एकदम सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। जो उर्वरक संयंत्र है, उर्वरक संयंत्र गोरखपुर, इलाहाबाद, कानपुर में स्थित है, जबकि इसके सामने दिया था भदोही। दोस्तों यह बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। डी दिया है कालीन उद्योग, तो कालीन उद्योग का संबंध आपका हो जाता है सोनभद्र से, कहां हो जाता है सोनभद्र से। तो यह भी आपका क्या दिया गया, बिल्कुल सही दिया गया है। दोस्तों प्रश्न पूछा कि कौन सा एकदम सही सुमेलित नहीं है, तो जो उर्वरक संयंत्र है, उर्वरक संयंत्र भदोही में नहीं है, यह गोरखपुर, इलाहाबाद और कानपुर में स्थित है। दोस्तों प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 9 का आंसर करेंगे आप लोग कि प्रश्न नंबर 9 का आंसर क्या होगा। दोस्तों प्रश्न पूछा कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। आप लोग इसका आंसर करेंगे कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। पहला दिया गया सुमित्रानंद पंत, बी दिया गया महादेवी वर्मा, सी दिया गया जयशंकर प्रसाद और डी दिया गया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दोस्तों प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, इसका आंसर करेंगे आप लोग कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। यदि हम लोग महादेवी वर्मा के बारे में बात करेंगे तो महादेवी वर्मा को आधुनिक युग का मीरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आधुनिक, आधुनिक, आधुनिक युग की मीरा, आधुनिक युग की मीरा। यदि प्रश्न पूछेगा कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, तो आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। दोस्तों यदि हम लोग जयशंकर प्रसाद की बात करेंगे हम लोग, तो प्रेम और सौंदर्य का कवि, दोस्तों प्रेम और सौंदर्य का कवि, प्रेम और सौंदर्य, सौंदर्य का कवि, तो प्रेम और सौंदर्य का कवि किसे कहा जाता है, तो प्रेम और सौंदर्य का कवि जयशंकर प्रसाद जी को कहा जाता है। दोस्तों यदि हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की बात करेंगे तो छायावाद का सलाका पुरुष, छायावाद का सलाका पुरुष, तो छायावाद का सलाका पुरुष किसे कहा जाता है, तो छायावाद का सलाका पुरुष सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी को कहा जाता है। जबकि प्रेम और सौंदर्य का कवि, तो प्रेम और सौंदर्य का कवि जयशंकर प्रसाद जी को कहा जाता है। जबकि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है, तो आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा जी को कहा जाता है। दोस्तों प्रश्न पूछा है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, तो प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत जी को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, सुमित्रानंद पंत जी को कहा जाता है। तो सुमित्रानंद पंत जी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रकृति का सुकुमार कवि सुमित्रानंद पंत जी को कहा जाता है। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 10 दिया गया है। प्रश्न नंबर 10 का आंसर करेंगे आप लोग कि प्रश्न नंबर 10 का सही आंसर क्या होगा। दिया गया कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। आप लोग इसका आंसर करेंगे कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों प्रश्न नंबर 10 का आंसर करेंगे आप लोग कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। दिया गया 15 जनवरी को, बी दिया गया 25 जनवरी को,
सी दिया गया 15 फरवरी को और डी दिया गया है 25 फरवरी को। दोस्तों इसका आंसर करेंगे आप लोग कि इसका सही आंसर क्या होगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों आप प्रश्न नंबर 10 का आंसर करेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। दिया गया है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। पहला दिया गया 15 जनवरी। 15 जनवरी के बारे में बात करेंगे हम लोग तो भारतीय सेना दिवस, भारतीय सेना दिवस। तो भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है। तो भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। प्रश्न पूछा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपका हो जाता है दोस्तों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस आपका हो जाता है 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यदि पूछे कि भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है तो भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 11 दिया गया है कि निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। दोस्तों प्रश्न नंबर 11 दिया है कि निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। आप लोग इसका आंसर करेंगे कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। दोस्तों आंसर करेंगे आप लोग कि इसका सही आंसर क्या होगा। पढ़ा दिया कथकली। कथकली की बात करेंगे हम लोग तो यह केरल राज्य का लोक नृत्य हो जाता है। कहाँ का, केरल। तो केरल राज्य का लोक नृत्य कहाँ को मतलब हो जाता है आपका कथकली। बी दिया गया भांगड़ा। भांगड़ा की हम लोग बात करेंगे तो यह हो जाता है पंजाब राज्य। कौन सा राज्य होता है, तो यह पंजाब राज्य का हो जाता है। भांगड़ा आपका पंजाब राज्य का लोक नृत्य हो जाता है। दोस्तों सी दिया है कथक और डी दिया है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी की बात करेंगे हम लोग तो कुचिपुड़ी आपको होता है आंध्र प्रदेश। कहाँ का हो जाता है, आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य हो जाता है कुचिपुड़ी। भांगड़ा आपको होता है पंजाब राज्य का। कथकली आपको होता है केरल राज्य का। प्रश्न पूछा कि निम्न में से कौन सा उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। तो उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य आपको होता है कथक। कौन सा हो जाता है, कथक। तो कथक आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 12 दिया गया है कि सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। दोस्तों आप लोग इसका आंसर करेंगे कि सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है। दोस्तों ए दिया गया लगभग 90 सेकंड, बी दिया गया लगभग 180 सेकंड, सी दिया गया लगभग 340 सेकंड और डी दिया गया लगभग 500 सेकंड। तो दोस्तों इसका आंसर करेंगे आप लोग कि इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों यदि हम लोग बात करेंगे तो सूर्य की किरणों को, सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 16 सेकेंड का 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लगता है, समय लगता है। तो सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 16 सेकेंड का समय लगता है। अब दोस्तों जो सब ऑप्शन दिया गया है वो सेकेंड में दिया गया है। यदि हम लोग 8 मिनट को सेकेंड में बदलें, यदि हम 8 मिनट को सेकेंड में बदलें तो आपका हो जाएगा 8 इंटू आपका हो जाएगा 60
बराबर आपका हो जाएगा 480, कितना हो जाएगा 480 सेकेंड। दोस्तों यदि हम 480 में 16 और जोड़ देंगे तो 480 में दोस्तों यदि हम लोग और 16 जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 496, कितना हो जाएगा 496 सेकेंड। तो दोस्तों सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 400 सेकेंड का समय लगता है। दोस्तों चलिए देखते हैं कि किस ऑप्शन में दिया गया है। पहला दिया गया है दोस्तों, पहला दिया गया है लगभग 90 सेकेंड, बी दिया गया है लगभग 180 सेकेंड, सी दिया गया लगभग 340 सेकेंड और डी दिया गया लगभग 500 सेकेंड। दोस्तों 496 और 500 लगभग आपस में क्या है, लगभग एक दूसरे के नजदीक हैं। दोस्तों प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सूर्य की किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 500 सेकेंड का समय लगता है। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 13 का आंसर करेंगे आप लोग। प्रश्न नंबर 13 का आंसर करेंगे आप लोग कि प्रश्न नंबर 13 का सही आंसर क्या होगा। दोस्तों प्रश्न नंबर 13 दिया गया है, प्रश्न नंबर 13 दिया गया है कि पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है। आप लोग इसका आंसर करेंगे कि पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है। पहला दिया गया सार गंधर्व, बी दिया गया नरपति नाल। दोस्तों जो ए नाल दिया गया है ये नाल होगा, क्या होगा, नाल हो, नाल हो। दोस्तों सी दिया गया चंद बरदाई और डी दिया गया जगनीक। क्या दिया गया है, जगनीक। दोस्तों इस प्रश्न का आंसर करेंगे आप लोग कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। जगनीक की बात करेंगे हम लोग तो परमाल रासो, कौन सा हो जाएगा, परमाल रासो, परमाल रासो। तो परमाल रासो क्या हो गया, परमाल रासो जगनीक की हो गई। दोस्तों नरपति नाल की बात करेंगे हम लोग तो हो जाएगा बीसल देव रासो। कौन सा हो जाएगा, बीसल देव, बीसल देव रासो। कौन सा हो गया, बीसल देव रासो। तो नरपति नाल का बीसल देव रासो, जगनीक का हो गया परमाल रासो। दोस्तों प्रश्न पूछा कि पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है। तो जो पृथ्वीराज रासो है, पृथ्वीराज रासो आपका हो जाएगा दोस्तों, पृथ्वीराज रासो आपका हो जाएगा चंद बरदाई का। किसकी रचना है, तो चंद बरदाई जी का रचना है। पृथ्वीराज रासो किस कवि की रचना है, तो पृथ्वीराज रासो चंद बरदाई का रचना है। जबकि नरपति नाल का बीसल देव रासो और जगनीक का परमाल रासो हो जाता है। चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 14 का आंसर करें आप लोग कि प्रश्न नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा। दिया कार्य का मात्रक क्या है। दोस्तों यहाँ कार्य का एसआई मात्रक, कौन सा मात्रक, एसआई मात्रक पूछा। आप लोग बताएंगे कि कार्य का एसआई मात्रक क्या है। पहला दिए गए न्यूटन, बी दिया गया पास्कल, सी दिया गया जूल और डी दिया गया किलोग्राम। दोस्तों किलोग्राम के बारे में हम लोग बात करेंगे तो हो जाएगा द्रव्यमान का मात्रक। किसका मात्रक, द्रव्यमान। तो द्रव्यमान का मात्रक आपका होगा किलोग्राम। फिर उसके बाद दिए गए पास्कल। पास्कल किसकी दाब, मतलब कि जो पास्कल है किसका मात्रक हो, तो पास्कल आपका होता है दाब का मात्रक। किसका मात्रक, दाब का मात्रक। न्यूटन दिए गए तो बल का मात्रक आपका हो गया। दोस्तों प्रश्न पूछा कि कार्य का एसआई मात्रक क्या है। तो कार्य का एसआई मात्रक
जूल हो जाता है। कौन सा हो जाता है? जूल हो जाता है। तो जूल आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। कार्य का एसआई मात्रक जूल हो जाता है, जबकि बल का मात्रक न्यूटन, दाब का मात्रक पास्कल, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम हो जाता है। चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों प्रश्न नंबर 15 का आप लोग आंसर देंगे। प्रश्न नंबर 15 का आंसर देंगे आप लोग। दिया गया कि अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण कब करवाया था? अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण कब करवाया था? दोस्तों इस प्रश्न का आंसर आप दो लोग देंगे कमेंट बॉक्स में कि इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। दोस्तों प्रत्येक लोग प्रश्न नंबर 15 का सही जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। किसका सही जवाब क्या होगा? दोस्तों कल के प्रश्न का सही जवाब देने वाले बच्चे जो थे, मैं उनका नाम बताना चाहता हूं। पहला नाम था आपका रविंद्र यादव, महेश यादव, सतीश यादव, सचिन यादव। फिर उसके बाद आपका होता है सूरज दुबे, अग्रिमा दुबे, दीक्षा दुबे, दोस्तों खुशी गुप्ता, वैष्णवी पाठक, सूरज यादव 96। दोस्तों फिर उसके बाद आपका हो जाता है अभिषेक शुक्ला, हिमांशु कुमार, आकाश सोनकर। दोस्तों ये बच्चे ऐसे मतलब कि बच्चे हैं जो प्रत्येक प्रश्न का सही और सटीक जवाब देते हैं। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप लोग भी इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब देंगे, ताकि कल की वीडियो में हम आपका नाम बता सके। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करेंगे। दोस्तों मिलते हैं आप सभी से अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।